विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ये आपके यूनिट का नाम है। 6 अंक के क्वेश्चन आते हैं इसमें से। पिछले वर्ष तक यदि मैं बात करूं तो इसमें से 3 क्वेश्चन आया करते थे और प्रत्येक के अंक 2-2 हुआ करते थे। लेकिन इस वर्ष इसमें से एक नंबर के 2 क्वेश्चंस और 1 क्वेश्चन बड़ा आने की संभावना है। आप लोगों का पहला पॉइंट है इसमें विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स विद्युत चुंबकीय फ्लक्स है क्या? जब भी किसी कुंडली के अंदर से विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा का प्रवाह होता है, फिर विद्युत वाहक बल उसमें से प्रेरित होता है, तो वहां एक विशेष प्रकार की संक्रिया होती है। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल या अल्पांश दोनों परस्पर बिंदु गुणित होते हैं और इसके कारण वहां पे फ्लक्स की प्रेरणा होती है। कहने का मतलब यह है कि किसी नियत क्षेत्रफल के ठीक लंबवत होकर गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये कोई क्षेत्रफल है, ये आपके पास कोई क्या है? क्षेत्रफल है। नियत क्षेत्रफल कैपिटल ए है। इसके ठीक लंबवत होकर के जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, वो बी को शो करेंगी चुंबकीय क्षेत्र को। आप इसे यहां से देख रहे हैं तो आपकी दृष्टि रेखा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाले कोण की कोज्या और चुंबकीय क्षेत्र का बिंदु गुणनफल क्या कहा जाएगा? विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का। अर्थात डी फाई बी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बी लगाना पड़ा है बराबर बी डॉट डी ए कॉस थीटा। एक नंबर समीकरण, यही समीकरण संख्या 1 आपके फ्लक्स को प्रदर्शित करेगी। इसका मात्रक वेबर या टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक क्या है SI में? या तो वेबर कह लो या टेस्ला गुणा मीटर स्क्वायर कह लो। यदि एकांक क्षेत्रफल आपने लिया है तो उस एकांक क्षेत्रफल में से होकर लंबवत होकर गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या कहा जाएगा? विद्युत चुंबकीय फ्लक्स बताएगा। इसका मात्रक आपको बताया वेबर और इसकी विमा क्या है बेटा? विमा बता सकता है कोई? इसकी डायमेंशन m1 L0 T इनवर्स 2 A इनवर्स 1। हाँ सॉरी L2 M1 L2 T इनवर्स 2 A इनवर्स 1। तो एक काम करें, आप लोगों में से जिसको भी लिखना है वो लिखें फटाक से। किसी नियत क्षेत्रफल के ठीक लंबवत होकर गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस क्षेत्र से संबंधित किसी नियत क्षेत्रफल के ठीक लंबवत होकर गुजरने वाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या
उस क्षेत्र से संबंधित विद्युत चुंबकीय फ्लक्स को प्रदर्शित करती हैं। उस क्षेत्र से संबंधित विद्युत चुंबकीय फ्लक्स को प्रदर्शित करती हैं। इसका मात्रक वेबर, या टेस्ला गुना मीटर स्क्वायर है। इसका मात्रक वेबर या टेस्ला गुना मीटर स्क्वायर है। इसकी स्थितियां देखो बेटा। पहली स्थिति, जब एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रीय अल्पांश दोनों या तो एक ही रेखा पर एक दिशा में गतिशील हो या फिर एक दूसरे के समानांतर गतिशील हो, तो दोनों ही स्थितियों में बनने वाले कोण का मान 0 डिग्री होगा। या तो आप एक ही रेखा बना लो, इसी पर B दिखा दिया और इसी पर D A को दिखा दो बेटा, तो बीच में बनने वाले कोण का मान 0 डिग्री स्वतः ही हो जाएगा। तो समीकरण 1 से d phi b बराबर b डॉट डी ए cos 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 बराबर 1 होता है, इसलिए d phi b की वैल्यू कैसी हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी b डॉट डी ए। इससे ज्यादा मान संभव नहीं है इसका। समीकरण संख्या 2 हो गई बेटा। इसके अलावा दूसरी स्थिति हो सकती है अर्धमान की। सेकंड स्थिति, जब एंगल थीटा बराबर 60 डिग्री हो। यह स्थिति तब होगी जब B तो यहां है रेखीय स्थिति में, और आप इसके ठीक इसके ठीक 60 डिग्री के कोण पर यहां होकर किसको देख रहे हैं? यहां पे आपका DA है, यहां है वास्तव में D। आपकी दृष्टि रेखा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो फिर d phi b बराबर b डॉट डी ए cos 60। चूंकि cos 60 का मान कितना होता है? 1/2, तो ये आधा मान हो जाएगा d phi b बराबर b डॉट डी ए बटे 2। समीकरण संख्या 3 हो गई बेटा। तीसरी स्थिति, ये मिनिमम वैल्यू की होगी जब एंगल थीटा बराबर 90 डिग्री हो या π/2 हो। ये तब स्थिति होगी जब B तो यहां है और आप इसे यहां से देख रहे हैं। तो d phi b बराबर b डॉट डी ए cos π/2, चूंकि cos π/2 की वैल्यू 0, इसलिए d phi की वैल्यू कैसी हो जाएगी? मिनिमम 0। चौथी और अंतिम स्थिति, जब एंगल थीटा बराबर पाई या 180 डिग्री। ये कब उत्पन्न होगी बेटा? जब आप दोनों एक दूसरे से रूस करके चल देंगे, अर्थात B तो इधर जा रहा है
और डी इधर जा रहा है, बीच में पाई कोण या 180 डिग्री का कोण, तो डी फाई भी बराबर बी डॉट डी ए कॉस पाई, तो इसका मान -1 होता है, तो डी फाई भी बराबर माइनस बी डॉट डी ए। है तो वैल्यू मैक्सिमम, लेकिन ऋणात्मक मैक्सिमम है, ऋणात्मक अधिकतम है। ये समीकरण संख्या 5 है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है बेटा। आप इसे फटाफट लिख लीजिए। एक प्रश्न लिखो भाई, यदि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान V बराबर 3 i कैप -4 j कैप प्लस 9 k कैप टेस्ला है। यदि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 3 i कैप -4 j कैप प्लस 9 k कैप टेस्ला है, तथा उसी स्थान का क्षेत्रफल 7 i कैप प्लस 6 j कैप माइनस 9 k कैप मीटर स्क्वायर है। तो 0 डिग्री, 90 डिग्री तथा 180 डिग्री की स्थितियों में विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मापन कीजिए। तो 0 डिग्री, 90 डिग्री व 180 डिग्री की स्थितियों में विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मापन कीजिए। करो भाई से फटाफट, थोड़ी देर के लिए बोलना थोड़ा सा बंद कर लो भाई। देख लो सामने डी फाई बराबर या फाई बराबर बी डॉट ए कॉस थीटा। मान रख दो, बी की वैल्यू 3 i कैप -4 j कैप प्लस 9 k कैप, डॉट में 7 i कैप प्लस 6 j कैप माइनस 9 k कैप cos 0। cos 0 का मान 1, 3 गुणा 7 i कैप डॉट i कैप। अभी मान मैंने इनका एक नहीं किया, यहां माइनस है यहां पे प्लस है, माइनस प्रधान होता है तो माइनस लगा दिया। 4 गुणा 6 j कैप डॉट j कैप, माइनस का निशान 9 गुणा 9 k कैप डॉट k कैप। 3 7 21 प्लस के है, माइनस का निशान 6 चौका 24 माइनस के है, और 9 9 81 भी माइनस के ही है। i कैप डॉट i कैप, j कैप डॉट j कैप और k कैप डॉट k कैप, इन सब की वैल्यू 1। तो अपने पास ये माइनस का 84 वेपर आंसर आ गया। दूसरा
दूसरी एंगल की स्थिति, ये तो पहली स्थिति थी। दूसरी स्थिति में फाई बराबर सीधा मान रखो 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 9 के कैप डॉट में 7 आई कैप प्लस में 6 जे कैप माइनस में 9 के कैप डॉट कॉस 90। चौंच बंद रखो। कॉस 90 की वैल्यू 0 होने के कारण ये सब 0, तो फाई की वैल्यू यहां पे 0। तीसरी स्थिति, फाई बराबर सीधे मान रखो 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 9 के कैप डॉट में 7 आई कैप प्लस में 6 जे कैप माइनस में 9 के कैप डॉट कॉस पाई। कॉस पाई का मान ऋणात्मक होने के कारण पाई बराबर माइनस के 21 प्लस के 24 और प्लस के ही कितने 81, तो पाई बराबर 84 वेबर। ये भी वेबर। ऐसा आपका इसका आंसर है। कर लो इसे फटाक से। और आप लोगों ने सभी ने कर लिया तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। नेक्स्ट पॉइंट है इससे आगे अपना विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसके बारे में लिखना शुरू करें फटाक से। विद्युत चुंबकीय प्रेरण लिखिए, जब किसी कुंडली या चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण वहां प्रेरित विद्युत वाहक बल, फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण वहां प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धाराओं का उत्पन्न होना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराओं का उत्पन्न होना ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण को प्रदर्शित करता है। क्या मैं समझू? सभी ने लिख लिया? ओके। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के प्रयोग। फैराडे ने क्या किया? एक विद्युत धारावाही कुंडली ली, उसका संपर्क एक धारामापी से किया और एक बंद पाश या एक बंद परिपथ तैयार करके उसके समीप छड़ चुंबक को लाकर उसने अपने तीनों प्रयोग किए। छड़ चुंबक की अलग अलग स्थितियों में उसको अलग अलग प्रेक्षण प्राप्त हुए और इसके आधार पर उसने दो नियमों का प्रतिपादन किया था। पहले आप प्रयोगों को देखो, फिर हम इसके नियम देखेंगे। मान लीजिए कि पहली स्थिति में उसने ये धारावाही कुंडली ली,
इसके समीप धारामापी को रखा और इसके समीप ही लाकर के उसने एक क्षण चुंबक को स्थिर रख दिया। स्पेशली हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्थिर है या कांस्टेंट कंडीशन में है ये क्षण चुंबक बार मैग्नेट जो है। क्षण चुंबक जब स्थिर अवस्था में है तो इसके फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा और फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होने के कारण यहां प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की उत्पत्ति होने का कोई कार्य नहीं होगा, अर्थात I बराबर 0 होगा। यहाँ I बराबर 0 क्यों है? क्योंकि फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अपने इसी से संबंधित दूसरे प्रयोग में उसने इसी धारावाही कुंडली को आगे बढ़ाया। सेम इसी स्ट्रक्चर को फिर से दोहराने के प्रयास किया। इसके समीप लाकर के क्षण चुंबक को तीव्र गति दी उसने। क्षण चुंबक को तीव्रता से वो इस कुंडली की तरफ लेकर के आया। कुंडली की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का जाल प्रसारित हुआ। जिससे कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसमें प्रेरित धारा की उत्पत्ति हुई और धारा ने प्रयास ये किया कि क्षण चुंबक मेरे नजदीक नहीं आवे, अर्थात चुंबकीय सुई ने उसकी तरफ इशारा किया कि तू मेरे पास मत आ। तीसरा प्रयोग, तीसरा और अंतिम प्रयोग, फिर फैराडे ने क्षण चुंबक को दूर की तरफ गति कराई, लेकिन फ्लक्स में परिवर्तन तो फिर भी हुआ। तीसरा प्रयोग इसी का, अब क्षण चुंबक इससे दूर की ओर जाएगी। ये एरो शो करेगा कि ये दूर की तरफ जाएगी। दूर की तरफ जाने के कारण इसके फ्लक्स में कमी आई, अर्थात उसके मान में फिर से परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने से ही यहां प्रेरित विद्युत वाहक फिर से प्रेरित हुआ और धारा भी प्रवाहित हुई, अर्थात अब धारा की दिशा इसकी तुलना में विपरीत हो गई। धारा की दिशा इस प्रकार की हो गई। इन तीन प्रयोगों के आधार पर फैराडे ने यह बताया कि फ्लक्स में परिवर्तन होने से ही कुंडली में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होते हैं और इसी को उसने अपना प्रथम नाम दे दिया, प्रथम नियम नाम दे दिया। और दूसरे नियम में उसने ये बताया कि किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन की दर वहां उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के साथ समानुपाती होती है। ये थे आप लोगों के फैराडे के तीनों प्रयोग। तो एक काम करें, आप इसको लिखना शुरू करें।